नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से कार्यवशात ये कक्षा रुकी हुई थी, लेकिन अभी कार्य समाप्त हो गया है, तो इस काव्य प्रकाश की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का हम सभी का कर्तव्य है और आप सबकी तत्परता को ध्यान में रखते हुए काव्य प्रकाश की इस कक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत काव्य प्रकाश जैसे अति प्रौढ़ ग्रंथ का हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में अभी तक हम द्वितीय उल्लास तक पढ़ चुके हैं। अभी बात करनी है तृतीय उल्लास से। तृतीय उल्लास की शुरुआत एपिसोड 25 से हो रहा है, जिसमें आर्थी व्यंजना तृतीय उल्लास का महत्वपूर्ण विषय है। अब इस संदर्भ में बहुत सारी बातें जो पूर्व में हुई थी उसको जान लेना नितांत आवश्यक होगा। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण का ही विवेचन किया गया है। ये बात मैंने प्रत्येक एपिसोड के माध्यम से आपको बताई है। अब उस काव्य लक्षण का किस स्वरूप में तृतीय उल्लास में व्याख्यान किया गया है, यह बात अत्यंत विचारणीय है। एक बार हम फिर से काव्य लक्षण का स्मरण करते हैं तो तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापी, ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट द्वारा प्रदत्त हमें प्राप्त होता है। काव्य लक्षण में विशेष पथात शब्दार्थों के विवेचन को करते हुए आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास का निर्माण किया, जिसमें शब्द के और अर्थ के तीन तीन भेदों का उल्लेख किया। इसमें शब्द के तीन भेद वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये तीन भेदों का निर्देश किया और उन तीन प्रकार के अर्थों को वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक भेद से तीन प्रकार के अर्थों का व्याख्यान किया। इस आधार पर संपूर्ण द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ विवेचन तथा शब्दार्थ की जो शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन शक्तियों का विवेचन, उसी क्रम में यह भी बताया गया था सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपेक्ष्यते। सभी अर्थ व्यंजकता को प्रदान करने में समर्थ होते हैं। ये एक कारिका के माध्यम से आचार्य मम्मट ने निर्दिष्ट किया था। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब सभी अर्थों की व्यंजकता वहां पर बता दी गई थी, वाच्यार्थ भी व्यंजक बन जाता है, व्यंग्यार्थ भी व्यंजक बन जाता है और लक्ष्यार्थ भी व्यंजक बन जाता है, तो जब सामान्य रूप से हमने अर्थों की व्यंजकता का निर्देश कर दिया, तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए तृतीय उल्लास के निर्माण की क्या आवश्यकता हुई? क्या यह तृतीय उल्लास पिष्ट पेषण मात्र है? इस प्रकार की संभावनाएं आचार्य लोग करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यह समझिए, काव्य का लक्षण क्या है? तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापी। उस काव्य के तीन मुख्य भेद बताए गए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्यक काव्य तथा अधम काव्य को अवर काव्य की संज्ञा से आचार्य मम्मट ने अभिहित किया। इसके बाद जब चतुर्थ उल्लास प्रारंभ होता है तो काव्य के अवान्तर भेदों का वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ आर्थी व्यंजना के विषय में समझना चाहिए कि सामान्य रूप से निर्देश कर दिया था द्वितीय उल्लास में सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम अपेक्ष्यते। इस कारिका से ये निर्दिष्ट कर दिया था कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ अवस्था विशेष में व्यंजकता को धारण करते हैं और उससे आने वाला जो व्यंग्यार्थ होता है उस सहृदय के हृदय को चमत्कृत करता है। अब ये आप बात समझ गए होंगे कि अर्थों की व्यंजकता का सामान्य निर्देश द्वितीय उल्लास में किया गया है, विशेष स्थलों का निर्देश तृतीय उल्लास में किया जा रहा है। यहाँ पर कहीं वक्ता का वैशिष्ट्य होगा, वैशिष्ट्य अर्थात तात्पर्य, वक्ता के वैशिष्ट्य से, तात्पर्य से, वक्ता बोद्धा के वैशिष्ट्य से, अन्य सब के वैशिष्ट्य से किस प्रकार व्यंजकता होती है, ये बात हम तृतीय उल्लास में करेंगे। एक बात छूट रही है जो कि आप लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रथम वीडियो में जब इस काव्य प्रकाश के अध्ययन की रूपरेखा बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि हम काव्य प्रकाश की प्रश्नोत्तरी सीरीज को भी साथ में लेकर चलेंगे, जो कि द्वितीय उल्लास तक
अध्यापन हो जाने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसका निर्माण चल रहा है और समयाभाव के कारण हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अतिशीघ्र जो प्रश्न सीरीज है वो आपके सामने 2-4 दिन में जितनी भी जल्दी बन जाएगी। एक ऐसा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए जिससे आप काव्य प्रकाश का ठीक रूप से अध्ययन कर सकें। वैसे तो असंख्य विश्वविद्यालय, अगण्य महाविद्यालय, उन सब में काव्य प्रकाश जैसे प्रौढ़ ग्रंथ का पाठ्यक्रम संस्कृत विषय के अंतर्गत किया गया है। अब इतने सारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय होने के बाद भी इस YouTube पर क्या आवश्यकता है, और YouTube पर भी अनेक वक्ताओं द्वारा काव्य प्रकाश का अध्ययन कराया जा रहा है। तो क्या यह काव्य प्रकाश जो हम सभी के द्वारा यहाँ पर चर्चित किया जा रहा है, इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए ना। बिना विशेषता के इस काव्य प्रकाश की कक्षा एकदम निष्फल हो जाएगी। इसकी विशेषता यही है, जो चीजें उन कक्षाओं से, उन विश्वविद्यालय, उन महाविद्यालयों से नहीं प्राप्त हो सकती हैं, अर्थात जो चीजें गुरु परंपरा से प्राप्त करने के योग्य हैं, गुरु परंपरा अतिरिक्त आप काव्य प्रकाश के उन दुरूह स्थलों को किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में या किसी YouTube चैनल के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। उसी गुरु परंपरा को डिजिटलाइजेशन करना हम सभी का उद्देश्य है। और काशी की यह जो पांडित्य परंपरा है, जिस परंपरा से हमने थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, तथा विभिन्न साक्षात्कारों में जो जटिल प्रश्न किए जाते हैं उनके लिए भी नितांत आवश्यक है। तो दोनों का समन्वय करके हम सभी पढ़ रहे हैं, इससे काव्य प्रकाश का अधिगम भी हो जाए और दोनों स्तरों का अधिगम हो, जिससे हम साक्षात्कार स्तर में भी बोल पाए, किसी को पढ़ाना हो तो उसको पढ़ा भी पाए, और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले काव्य प्रकाश के एक भी प्रश्न को छूट ना पाए। इस अध्ययन के क्रम में हमने टेस्ट सीरीज का निर्धारण किया था। एक टेस्ट सीरीज प्रथम उल्लास तक आपके करा दी गई है, लेकिन द्वितीय उल्लास की टेस्ट सीरीज अभी बन रही है और उसको अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। टेस्ट सीरीज से हम ये समझ लेते हैं कि हम किस स्तर के प्रश्नों को व्याख्यान के माध्यम से सुन रहे हैं। जब यह संपूर्ण ग्रंथ का व्याख्यानात्मक अध्ययन काव्य प्रकाश की कक्षा का विषय निर्धारित हुआ है जयत कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उन प्रश्नों के माध्यम से हमारा यह मूल्यांकन हो जाता है कि हम किस स्तर के प्रश्नों को व्याख्यान के माध्यम से समझ रहे हैं। तो एक हमने नया परिवर्तन किया है कि अब जितनी भी कक्षाएं होंगी, आने वाली कक्षाएं, तो उन कक्षाओं के बाद, जैसे 2 कक्षाओं के बाद निश्चित रूप से एक टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जो कि 2 कक्षाओं में आपने जितना पढ़ा है वो कितने स्तर तक आपको बोध हो गया है, ये आपको उस टेस्ट सीरीज से समझ में आ जाएगा। और उस कक्षा से किस प्रकार के प्रश्न, संभावित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। काव्य प्रकाश पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, काव्य प्रकाश आपको आ जाना उद्देश्य है। हम चाह रहे हैं कि काव्य प्रकाश आपको एक बार आ गया तो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे विभिन्न स्तर के साक्षात्कार हो, आप काव्य प्रकाश से आने वाले प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। चलिए, ये बात काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास की संगति तथा काव्य प्रकाश के अध्ययन के उद्देश्य के संदर्भ में हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब बात कर ले रहे हैं काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास की। आप सभी जानते हैं आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। हम अध्ययन के क्रम में बढ़ते हुए तृतीय उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब अपनी जिज्ञासाएं, शंकाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, जिससे हम और प्रेरित हों और अपनी कक्षा को और अच्छा कर पाएं, जिससे यह कक्षा निश्चित रूप से जो हम लोगों का प्रयोजन है उसको प्राप्त कर पाए। चलिए, काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास को प्रारंभ करते हैं। तृतीय उल्लास के प्रारंभ से पहले और बहुत अधिक व्यवधान, काल का व्यवधान हो जाने के कारण किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले जो हमारी मंगलाचरण परंपरा है, उस मंगलाचरण परंपरा का अनुसरण करते हुए, ताकि यह कक्षा निरंतर चलती रहे, फिर कोई व्यवधान ना आए। वस्तुतः वह व्यवधान नहीं था, आप जैसे ही छात्रों के कल्याण के लिए कुछ योजना चल रही थी
उस योजना में हम सभी संलग्न थे, जो अत्यंत कार्य के कारण हम सभी आपके सामने काव्य प्रकाश की कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो चलिए सबसे पहले काव्य प्रकाश ग्रंथ के ही मंगलाचरण को एक बार बोल लेते हैं। नियतिकृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मित मादधति भारती कबीर जयति। ये काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है और इस मंगलाचरण के बाद हम तृतीय उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय उल्लास आपके सामने इस प्रकार है। तृतीयोल्लासा अथ तृतीयोल्लासा। द्वितीय उल्लास के निरूपण के अनंतर द्वितीय उल्लास में किन किन बातों को हम सीखे। सबसे पहले पॉइंट्स में हमें ध्यान रखना है कि किन किन बातों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन के बाद काव्य हेतु और काव्य हेतु के बाद काव्य का लक्षण, काव्य के प्रमुख 3 भेद, ये प्रथम उल्लास में बताया गया था। द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में शब्दार्थ का भेद तथा शब्दार्थ के स्वरूप पर चर्चा की गई और उसके बाद शब्दार्थ की जो 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके स्वरूप को बताया गया। और जब शब्दार्थ के स्वरूप को बताया जा रहा था उसी समय शब्द अर्थ की सभी अर्थों की व्यंजकता का भी निर्देश किया गया। व्यंजक और व्यंग्यार्थ, व्यंजक शब्द होता है, व्यंजक कोई स्थल होता है और व्यंग्य उससे आता है। व्यंग्य अर्थ रूप है और व्यंजक शब्द रूप है। व्यंग्य यदि फल है तो व्यंजक उसका कारण है। तो ये व्यंग्य व्यंजक अभाव संबंध में स्थिति बनती है और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम व्यंग्य व्यंजक अभाव संबंध के माध्यम से व्यंग्यार्थ को समझते हैं और व्यंग्यार्थ की प्रधानता होने पर जो ध्वन्यर्थ होता है, जो काव्य की आत्मा आचार्य आनंदवर्धन द्वारा कहा गया है काव्यस्य आत्मा ध्वनि। काव्य की आत्मा ध्वनि कैसी ध्वनि, क्या ध्वनि होती है? यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम प्रसजनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूर्यभिः कथितः, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में कहा है। तो उसी व्यंग्यार्थ की चमत्कारिकता जो सहृदय के हृदय को आनंद उत्पन्न करती है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना जो बताई गई थी उसको हम काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के अंतिम में समझ लिए थे, जिसमें अविधा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना इत्यादि व्यंजना के कई क्षेत्रों का निर्देश किया गया था। अभी व्यंग्यार्थ की बात न करके केवल व्यंजना व्यापार की बात की जा रही है। आर्थी व्यंजना मतलब अर्थ से आने वाली व्यंजना, अर्थ से सामान्य रूप से बता दिए थे। सर्वेशाम प्रायशः अर्थानाम व्यंजकत्वम अपीस्यते, ये बता दिए थे। विषय वस्तु को समझने के लिए बार बार आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, बिना रिलेट किए आप नहीं समझ सकते। ये काव्य प्रकाश कोई हलवा नहीं है, ऐसे आता भी नहीं है। 4-5 बार गुरुओं से हम स्वयं पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी इसमें कई स्थल ऐसे आ जाते हैं जिनको समझने के लिए हमें पुनः गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, काव्य प्रकाश आसानी से आने वाली चीज नहीं है। चलिए तब बात करते हैं काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास के आरंभ की। अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम, तेषाम तेषाम शब्दानां पुरा अर्थात द्वितीयोल्लासे अर्थाः प्रोक्ताः। यहाँ तेषाम का मतलब है तेषाम अर्थात शब्दानाम, वाचक लाक्षणिक व्यंजकानाम शब्दानाम पुरा अर्थात द्वितीयोल्लासे अर्थाः प्रोक्ता। उन वाचक लाक्षणिक व्यंजक, उन वाचक लाक्षणिक व्यंजक शब्दों के अर्थ का निर्देश कर दिया गया है। शब्दों के अर्थ का निर्देश कर देने के बाद हम अभी बात कर रहे हैं आर्थी व्यंजना की। तो कौन कौन से अर्थ बता दिए गए हैं? तो अर्थाः इति पदस्य वृत्तौ अर्थः लिखितम् अस्ति। अर्थाः वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः, अर्थात वाचक लाक्षणिक व्यंजक इन 3 शब्दों के क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इन अर्थों को द्वितीय उल्लास में बता दिया गया है। तेषाम यहाँ पर 2 पद दिए ना, अर्थाः तेषाम, पुरा प्रोक्ता, पुरा अर्थात द्वितीय उल्लास में, प्रोक्ता अर्थात बता दिए गए हैं।
तो अर्था का बता दिया, वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः तेषां वाचक लाक्षणिक व्यंजकानाम। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक जो तीन भेद हैं शब्द के, उन तीन शब्दों के भेदों के जो अर्थ हैं वाच्य लक्ष्य व्यंग्य वो बता दिए गए हैं। इदानीम सूत्र संख्या 36 में क्या बता रहे हैं? अर्थ व्यंजकता उच्यते। अर्थ की व्यंजकता को बता रहे हैं। अर्थ की व्यंजकता किस प्रकार होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। सामान्य रूप से अर्था प्रोक्ता पुरा तेषाम, यहाँ पर पूरा शब्द का अर्थ पूछ लेगा, किस उल्लास में, पूरा शब्द से कौन सा उल्लास अभिप्रेत है, ये पूरी कारिका रख देगा और पूछ सकता है कि पुरा इत्यत्र कस्य उल्लासस्य निर्देशः परिलक्ष्यते। सभी उल्लासों को विकल्प में रूप में आपके सामने रख देगा। तो इस प्रकार ये बात ध्यान में रखनी है कि पूरा का मतलब यहाँ पर द्वितीय उल्लास है, और द्वितीय उल्लास में अर्थों के स्वरूप को, अर्थ के शब्द के स्वरूप को बता दिया गया है, और सभी अर्थों की व्यंजकता के स्वरूप को भी सामान्य रूप से बता दिया गया है। विशेष रूप से व्यंजकता किस प्रकार होती है ये बताने जा रहे हैं। अब सामान्य विशेष भाव में कैसे अंतर करेंगे? जैसे किसी ने पूछा कोई मार्ग कहीं जाने का, कि भाई देवदत्त का घर किधर है, तो बोला पूर्व में, सामने जाकर आगे वाली गली से राइट हो जाना। तो वहां पर देवदत्त का घर किधर है ये पूछकर उस गली तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस गली में राइट होने के बाद जब 10 घर मिलेंगे, उन घरों में से देवदत्त का कौन सा घर है, इस प्रकार की जो विशेष जिज्ञासा है वो वहीं जाकर पूरी होगी। सामान्य जिज्ञासा समाप्त कहाँ हो गई? कुछ दूर पहले ही। विशेष जिज्ञासा जब उन घरों के पास पहुंचोगे तब देवदत्त का घर कौन सा है ये बात तब समझ में आएगी। उसी प्रकार सामान्य रूप से आर्थी व्यंजना जो है, तो आर्थी व्यंजना का स्वरूप जो बताया गया, सर्वेशाम प्रायशः अर्थानाम व्यंजकत्वम अपेक्षते, ये द्वितीय उल्लास में निर्देश कर दिया गया था। विशेष रूप से जो व्यंजना है उसका हम बार बार आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। कठिन है, मुझे लगता है एक भाषण की तरह बांच देना और आपको कुछ आए ना, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सोच रहे हैं आप बार बार उसको रिलेट कर पाएं, जो कारिका द्वितीय उल्लास में दी है उस कारिका से स्वयं को रिलेट कर पाएं। अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। जैसे पूरा ध्वनि आलोक स्वयं में कनेक्ट है, उसी प्रकार ये काव्य प्रकाश कनेक्ट है। काव्य प्रकाश की मूल कारिका क्या है? तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी। इतने मात्र की व्याख्या करते करते आचार्य मम्मट को 10 उल्लास लिखने पड़े। तो प्रत्येक कारिका, प्रत्येक सूत्र का सीधा संबंध तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी से है। बशर्ते किस प्रकार संबंध है ये बात हमको समझ में आ गई, समझो काव्य प्रकाश समझ में आ गया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है? फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब जो सूत्र हैं, सूत्रों का जो स्वरूप है, सूत्रों का जो आपसी कनेक्शन है और सूत्रों से आने वाला जो कंक्लूजन है, वो अगर हमें एक तरह से माइंड में सेट हो गया तो हमें उस जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कठिन स्थल है वो अत्यंत शीघ्रता से समझ में आ जाता है। उसी प्रकार काव्य प्रकाश की जो सूत्र हैं, ये सूत्र रूपी जो कारिकाएं हैं, इन कारिकाओं का अर्थ तभी समझ में आएगा जब इन सूत्रों का जो कनेक्शन है एक दूसरे से वो समझ में आ जाए। तो कनेक्शन समझने का ही हम प्रयास कर रहे हैं। हम आपको काव्य प्रकाश पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको काव्य प्रकाश कैसे पढ़ा जाता है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। बशर्ते आप कितना समझ रहे हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। फिर भी कुछ आप व्यक्तिगत समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सकते हैं। देखिए भैया, हमारा लक्ष्य है काव्य प्रकाश को पढ़ाना। काव्य प्रकाश ही नहीं, साहित्य शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं, जिस रूप में पढ़े हैं, उन गुरुजनों के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ को अभी पढ़ा रहे हैं, या मतलब चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब बातें तो है ही। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थ व्यंजकता उच्यते। उच्यते अर्थात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? अर्थ व्यंजकता। अर्थ व्यंजकता कही जा रही है। अब अर्थ व्यंजकता कैसी है उसके स्वरूप को बताने के लिए उद्यम कर रहे हैं। एक मिनट। कीदृशी इत्याह।
यहाँ पर अर्थ व्यंजकता किस प्रकार की होती है, इस बात को बताएंगे। कीदृशी इत्याह। तो यहाँ पर सूत्र संख्या 37 में बताया है, वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधि प्रस्ताव देश कालादे वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम योर्थस्यान्यर्थधी हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा आर्थी व्यंजना। कीदृशी कीदृशी व्यक्ति ही एव व्यंजना, व्यापारो व्यक्ति ही। व्यापार मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, व्यापार अर्थात, तो जो व्यापार अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं, वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादेह वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम। वैशिष्ट्यात् तक आप पहले अर्थ को समझिए, उसके बाद आगे के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो वक्त्री एक हो गया, बोधव्य दूसरा हो गया, काकू नाम वक्त्रिश्च बोधव्यश्च काकूश्च वक्तृबोधव्य काकू नाम तेषां काकू नाम वाक्यवाच्यान्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादेह वैशिष्ट्यात्। अर्थात इन सब के वैशिष्ट से, वक्ता के वैशिष्ट से, बोधा अर्थात जो बात सुन रहा है उसके वैशिष्ट से, काकू के वैशिष्ट से, वाक्य के वैशिष्ट से, वाच्य अर्थ के वैशिष्ट से, वाच्य अर्थ की अन्य सन्निधि के वैशिष्ट से, प्रस्ताव देश काल आदि के वैशिष्ट से, जो प्रतिभाजुषाम। अब ये वैशिष्ट तक तो बात समझ गए, अब क्या वैशिष्ट से, इसको समझने के लिए आप यहां से समझने का प्रयास करिए। तो क्या है, प्रतिभाजुषाम। प्रतिभाजुषाम मतलब प्रतिभावान लोग, प्रतिभा है जुष्ट जिनमें, प्रतिभा से युक्त लोग, मूर्ख लोग नहीं। इसीलिए आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के अर्थ को समझने के लिए वहां पर लिखा है, बुद्धौ तत्वार्थ दर्शिन्याम घटितेवाव भासते। अर्थात तत्वार्थ दर्शिनी बुद्धि में ही वह जो ध्वन्यर्थ है वो तुरंत प्रतीति में आने लगता है। मूर्खों के समझने का विषय नहीं है साहित्य। समष्टि सर्वशास्त्राणाम साहित्यम अविधीयते। सभी शास्त्रों की समष्टि है। साहित्य को लोग कई प्रकार से कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन साहित्य से क्लिष्ट विषय कोई और विषय हो ही नहीं सकता है। यहाँ व्याकरण की भी जरूरत है, न्याय की भी, वेदांत की भी, मीमांसा की भी, धर्मशास्त्र, वेदांत इत्यादि जितना भी उपनिषद, वेद इत्यादि प्रत्येक शास्त्र का संबंध है। समष्टि सर्वशास्त्राणाम साहित्यम इत्यभिधीयते, ये बात साहित्य के विषय में कही गई है। इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं प्रतिभाजुषाम। हमें किस अर्थ को समझना है, व्यंजना व्यापार से आने वाला जो अर्थ है व्यंग्यार्थ, और उसकी प्रधानता होने पर वह ध्वन्यर्थ होता है, उसी को उत्तम काव्य कहा गया है। उसी व्यंग्यार्थ को समझने के लिए प्रतिभाजुषाम, प्रतिभा से जो युक्त हैं, प्रतिभा से युक्त व्यक्तियों को यो व्यापारः, जो व्यापार, यो व्यापार, यह व्यापार, यहां पर अन्वय होगा, यह व्यापार अर्थस्य, इस व्यापार के द्वारा अर्थ का अन्यार्थधी हेतु, अर्थ का अन्यार्थधी हेतु, जो व्यापार एक सामान्य अर्थ से अन्य अर्थ की बुद्धि का कारण बनता है। अन्यार्थ धी, धी अर्थात बुद्धि। जैसे कोई एक सामान्य अर्थ बोल दिया, उससे दूसरा अर्थ आ रहा है। ये हम व्यवहार में भी देखते हैं, कभी कभार कोई मजाक कर देते हैं, द्व्यर्थक बातें बोल देते हैं, तो उनसे एक सामान्य अर्थ आया और उस अर्थ से अन्यार्थ की बुद्धि बनी, और उस बुद्धि में बनने वाला जो हेतु अर्थात कारण है, वह व्यापार, वह व्यापार क्या कहलाता है, व्यक्ति ही एवं व्यापार सा अर्थात आर्थी व्यंजना, जो यहाँ पर पहले कह दी गई है, ये आर्थी व्यंजना। कौन सी, अर्थ व्यंजकता, सा अर्थ व्यंजकता, सा अर्थ व्यंजकता से सा इस पद का संबंध है, जो यहाँ पर सा कहा गया है, इसका उस अर्थ व्यंजकता उच्यते से संबंध है।
तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि प्रतिभावान लोगों को जो व्यापार अर्थ के अन्यार्थ की बुद्धि बनाने में कारण बनता है, वही व्यापार क्या है? व्यक्ति है। और व्यक्ति एव सा अर्थ व्यंजकता, वह व्यापार जिस व्यापार के माध्यम से हमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, अन्यार्थ की धी बनती है हमारी, उस व्यापार को ही अर्थ व्यंजकता कहा गया है। अर्थ व्यंजकता, व्यक्ति ही एव सा अर्थ व्यंजकता। इस प्रकार से इस व्यापार का निर्देश यहां पर किया गया है। अब आगे बात समझ लेते हैं। वक्ता के विषय में तो बता दिया। वक्ता कौन होता है? वक्त्री ही वक्ता है। मतलब किसी के कहने के लहजे से कई बार कई अर्थ निकल के आते हैं, उस लहजे को जो समझ लेता है तो उस बोलने वाले को हेतु माना जाता है। तो वक्ता के वैशिष्ट से पहला हो गया। दूसरा बोधव्य। बोधव्य मतलब बोधव्य प्रतिपाद्य। बोधव्य अर्थात प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य से यहां पर लिया जाएगा जिससे कहा जाए। कोई बात किसी से कही जा रही है, वही प्रतिपाद्य है, वही बोधव्य है। अभी उदाहरण से ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सामान्य रूप से इतना समझिए कि वक्ता का मतलब जो कहने वाला होता है, बोधव्य मतलब जो समझने वाला होता है। काकू अर्थात ध्वनि का विकार, ध्वनि का एक लहजा। इस ध्वनि के विकार से हम कई बार कई प्रकार के अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे मैं वहां क्या नहीं जाऊंगा अर्थात अवश्य ही जाऊंगा। इस प्रकार जो ध्वनि का विकार है उसे काकू शब्द से कहा गया है। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रकरण। प्रकरण, अब ये बाकी चीजें आचार्य मम्मट सूत्रात्मक रूप से काव्य प्रकाश को लिखते हैं, इसीलिए इन्होंने बाकी चीजों का तो निर्देश कर दिया। जैसे बोधव्य यहां पर कंफ्यूजन वाला था, काकू शब्द भी कंफ्यूजन वाला था। काकू मतलब क्या होता है? तो ध्वनि का विकार होता है। बोधव्य मतलब प्रतिपाद्य होता है। और प्रस्ताव, प्रस्ताव यहां पर दिया है प्रस्ताव प्रकरणम, प्रस्ताव के बारे में भी निर्दिष्ट कर दिया। अब प्रस्तावातिरिक्त जो बचे हुए हैं बोधव्य, काकू और प्रस्ताव, इनके अतिरिक्त वक्ता के वैशिष्ट से, वाक्य के वैशिष्ट से, वाच्यार्थ के वैशिष्ट से, वक्ता और बोधा के अतिरिक्त किसी अन्य सन्निधि से, अन्य के वैशिष्ट से, ये सब चीजें सामान्य हैं। इनके उदाहरणों को जब हम पढ़ेंगे, देश काल आदि के वैशिष्ट से, जो प्रतिभा जुट जो लोग हैं, प्रतिभाशाली व्यक्तियों में जिस व्यापार के माध्यम से अर्थ से अन्य अर्थ की बुद्धि का निर्माण होता है, वह व्यापार जिसमें कारण बनता है, वही व्यापार अर्थ व्यंजकता के स्वरूप को धारण करता है। अर्थस्य, यहां पर लिखा है अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः। अर्थ का मतलब यहां पर केवल वाच्यार्थ नहीं लेना है, तो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्थस्य का संकेत करने के लिए वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, ये वाच्य है आत्मा जिसकी, लक्ष्य है आत्मा जिसकी, व्यंग्य है आत्मा जिसकी। तादृशस्य अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः अर्थस्य क्रमेण उदाहरणानि। अब उदाहरणों का निर्देश किया जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कितनी बातों का निर्देश किया गया। तो सबसे पहले एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तृतीय उल्लास के आरंभ में यह बताया गया कि अर्थ के स्वरूप को बता दिया गया है। अर्थ का मतलब वाच्य लक्ष्य और व्यंग्यार्थ। तेषाम अर्थात यहाँ पर दिया हुआ जो तेषाम पद है, इसका क्या मतलब है बता दिया। वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम, पुरा का मतलब द्वितीय उल्लास में प्रोक्ता अर्थात बता दिया गया है। अर्थ व्यंजकता उच्यते, अर्थ के स्वरूप को बता दिया गया है। अर्थ व्यंजकता को विस्तार से बता रहे हैं, संक्षेप में तो बता दिया गया है वहां पे सर्वेषाम प्रायशः अर्थानाम व्यंजकत्वम अपेक्षते, लेकिन विस्तार से भेद पूर्वक बताने का प्रयास किया जा रहा है। कीदृशी इत्याह, अर्थ व्यंजकता किस प्रकार की होती है, इसको 10 भेदों में विभक्त करके आचार्य मम्मट ने वक्ता के वैशिष्ट से, बोधा के वैशिष्ट से, काकू के वैशिष्ट से, वाक्य के वैशिष्ट से, वाच्य के वैशिष्ट से 5 भेद बनते हैं। यहाँ पर अन्य सन्निधि से 6, प्रस्ताव 7, देश 8, काल के वैशिष्ट से 9, और यहाँ पर कुछ एक छूट रहा है। तो इस प्रकार 10 प्रकार की
आर्थी व्यंजना होती है। प्रस्ताव देश काल आदे वैशिष्ट्यात्, वहां पे आदि पद से चेष्टा दिया गया है, चेष्टा के वैशिष्ट्य से भी यहाँ पर अर्थ व्यंजकता होती है। अर्थ व्यंजकता के स्वरूप को ही आर्थी व्यंजना कहा गया है, जो तृतीय उल्लास का प्रतिपाद्य विषय है। अभी तक हम तृतीय उल्लास की संगति और जैसा कि थंबनेल में आपको निर्देश किया था, थंबनेल के माध्यम से इसमें बताया गया था, आर्थी व्यंजना पर बात करेंगे। आर्थी व्यंजना में तृतीय उल्लास का जो संबंध है द्वितीय उल्लास और प्रथम उल्लास से, यह बताया गया, और 10 भेद आर्थी व्यंजना के तथा आर्थी व्यंजना का क्या लक्षण होता है, इस विषय में भी बात की गई। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। अल्पारंभ क्षम करह एक उक्ति है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अभी इस काव्य प्रकाश की कक्षा से कनेक्ट होइए और लगातार फीडबैक भी प्रदान करिए, जिससे इस कक्षा को उच्चतम कक्षा बनाया जा सके, इसका स्तर बहुत अच्छा बनाया जा सके। और मैं आपके साथ तैयार हूं, और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग काव्य प्रकाश का मूल भाग जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसको लिखकर की आवृत्ति करिए। काव्य प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है कि इसको आ गए, ये अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए आपको सब कुछ आ गया। ये बुद्धि को पैनी करता है, हम आपको पहले ही बताए हैं, बुद्धि पैनी करने से ही क्या होगा, किसी भी शास्त्र में गति होगी। जैसे कोई भी तलवार है, उसको म्यान पे रखा जाता है, शान रखी जाती है, उस पे शान रख के तलवार को नुकीला बनाया जाता है, या कोई भी हथियार है उसको रगड़ रगड़ के नुकीला बनाया जाता है। फिर उससे चाहो तो आप फूल काटो, या फिर मतलब कोई कोमल फल काट दो, या फिर कठोर पत्थर काट दो। उसी प्रकार इस बुद्धि, जो आपकी स्थूल बुद्धि है, वो काव्य प्रकाश जैसे अति प्रौढ़ ग्रंथ को समझने से अत्यंत सूक्ष्म बन जाएगी। फिर उससे आप चाहे महाभाष्य पढ़िए, चाहे वाक्यपदीयम पढ़िए, या फिर ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, आपको सभी संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि संस्कृतेतर विषयों में भी आपकी रुचि हो जाएगी। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, संस्कृत भाषा में, संस्कृत ज्ञान राशि में इतनी शक्ति है कि मुझे केवल 3 विषय समझ में नहीं आए, उसमें भी गुरु का अभाव था। केवल कोई सही गुरु मिल जाता तो वो 3 विषय भी आ जाते। इसमें एक था फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और मैथ, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित। गणित में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन जो एक स्तर की चीजें हैं वो समझ में नहीं आ पाती हैं। कारण है उसमें गुरु का अभाव। अगर कोई व्यक्ति हमको समझा दे तो ये भी समझ में आ जाएगा। बाकी सारे इतिहास, भूगोल और आपका अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे अन्य जितने आधुनिक विषय हैं, मैंने कभी अपने जीवन में मतलब ऐसा कोई, हम संस्कृत से पढ़े हुए हैं तो हमें कोई ऐसा अवसर मिला नहीं कि हम पर्टिकुलर उनको पढ़ें। जितना पाठ्यक्रम में जो अंश था उतना पढ़ लिया, रट लिया जिसको कह सकते हैं, उसको पढ़ के काम चला रहे थे। लेकिन विगत कोरोना काल में हमने उन ग्रंथों को भी पढ़ने का प्रयास किया और बहुत हद तक उन ग्रंथों को समझा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे बहुत आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी इस संस्कृत रूपी तपस्या में जुट जाइए, और उसका आधार है काव्य प्रकाश। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो ये क्या है पता है, अमृत है। तो अगर आप एक बार पी लिए या फिर समझ लिए तो आपको किसी भी शास्त्र में, किसी भी कठिन से कठिन स्थल में आपकी अबाध गति हो जाएगी, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज की कक्षा में काव्य प्रकाश के विषय में इतना पर्याप्त है। आप सभी जागरूक होइए और निरंतर काव्य प्रकाश की कक्षा से जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।